हेलो, हाउ हैव यू बीन माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आप अगर एक वीडियो देख लीजिएगा, इसका मतलब कि आपको दिखाई दे रहा है आपको 10 क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट जो है वो सोल्व हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आप ग्रोथ कर सकते हो। आप अपने 9th क्लास में हो तो ओके स्टूडेंट। तो ये वीडियो सिर्फ क्लास 9th के लिए है। ये किस क्लास के लिए है स्टूडेंट? ये क्लास 9th के लिए है। ये क्लास 9th के लिए है स्टूडेंट। ओके, ये केमिस्ट्री का है और ये सारी चीजें अगर आप सीख लेते हो तो आप समझ जाओ कि एक बेहतरीन स्टूडेंट, जो कहते हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक्सपर्ट स्टूडेंट के नाम से आप जाने जाओगे अगर ये 10 चीजें आप सीख लेते हो तो। ओके, आप याद रखिएगा। तो ये वीडियो जो काफी इंपॉर्टेंट है और स्किप तो बिल्कुल मत कीजिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फुल आप देखिए। आपको इसमें एक से एक चीज, बढ़िया से बढ़िया चीज आपको इसमें सीखने को मिलेगा स्टूडेंट। ओके, मैं स्टूडेंट कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे इतने सारे वीडियोस जो मैं बना रखा हूं, ये आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताया कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है इस बोर्ड पर 10 है क्वेश्चन। क्या क्या है मैं बता देता हूं आपको। मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, सारी चीज के बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में है मैटर, सेकंड में है स्टेट ऑफ मैटर, थर्ड में है मॉलिक्यूलर मास, फोर्थ नंबर में है फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी, और 5 नंबर में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और 6 नंबर में है एटॉमिसिटी, और 7 नंबर में है केमिकल फॉर्मूला, और 8 नंबर में है डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, यानी कि खोज किसने किया था। फिर है 9 नंबर में है हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम चीजें देखकर पहचान लेंगे कि हाँ इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने प्रोटॉन है और इतने न्यूट्रॉन है, तो इसके बारे में भी हम अच्छे से बातचीत करेंगे। फिर 10 नंबर में है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, जो KLMN आप लोग जाने होंगे, देखे होंगे, साइंस में होते हैं, जिसको हम शेल के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये 10 चीज़ें हैं जिसमें हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप ये 10 चीज़ें आप सीख लेते हो तो एक आप 9th क्लास के बेहतरीन स्टूडेंट कहलाओगे। आप डल नहीं कहलाओगे, आप इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और फिर एक्सपर्ट स्टूडेंट कहलाओगे स्टूडेंट। ओके, तो चलिए हम लोग बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को समझेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका मैटर। आप लोग को स्टूडेंट ये दिखाई दे रहे हैं मैटर मैटर मैटर, यानी कि ये स्टूडेंट ये 1 मैटर, ये 2 मैटर और ये 3 मैटर। ये 3 मैटर के स्टूडेंट ये डेफिनेशन में लिखा हूं, और ये सारे मैटर का डेफिनेशन, सबका मतलब तो एक ही होता है, लेकिन सबके मैं ये सारे एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपके सामने, ताकि आप ये अच्छे तरीके से, ये जो मैटर का है ना, बच्चे पूछते हैं ना जाने क्या क्या मैटर 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 क्या क्या है, मैटर मैटर क्या है क्या है क्या है मैटर, तो ये सारे बच्चों का कंसेप्ट इसी में क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो चलिए हम लोग बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 वाला फर्स्ट मैटर। तो मैटर क्या है इसके बारे में समझते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट, तो देख लीजिए स्टूडेंट, यहां पर ऑल थिंग्स का मतलब सारी चीजें, इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में जिसमें हम लोग रहते हैं, आर मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, यानी कि इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब कुछ ना कुछ मटेरियल से जरूर बने हुए हैं। जैसे कि मार्कर प्लास्टिक से बना हुआ है, बोतल ये प्लास्टिक से बना हुआ है, बुक ये कागज से बना हुआ है, ये वो क्या बोलते हैं ट्रीज से बना हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें हम लोग देखते हैं हम अपने चारों तरफ, वो सभी कुछ ना कुछ चीज़ों से जरूर मिलकर बने होते हैं। या तो वो लोहा हो, या तो वो चेयर हो, या फैन हो, या बिल्डिंग हो। ठीक है स्टूडेंट, तो कोई भी चीज़ें कुछ ना कुछ चीज़ों से मिलकर जरूर बना हुआ है। ठीक है, और उसी को साइंटिस्ट ने उसको क्या नाम दिया है, उसका नाम दिया है मैटर।
मैटर मैटर। ओके, ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, आगे समझ में मैटर यानी कि सारी चीजें इस यूनिवर्स में जो भी हैं, जो किसी ना किसी मटेरियल से बने हुए हैं, उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है स्टूडेंट? मैटर नाम दिया है। अब मैटर के बारे में इसके एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, बढ़िया से समझ लेते हैं स्टूडेंट। ओके, बढ़िया से हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या है आपसे, द एयर वी ब्रीथ, यानी कि एयर जो ऑक्सीजन होते हैं, एयर जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है। द फूड वी ईट, जो हम लोग खाना खाते हैं। फिर क्लाउड्स, बादल। फिर क्या है, स्टार्स, स्टार्स जो रात में दिखाई देते हैं, स्टार्स। फिर प्लांट्स, पौधे, प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स दिखाई देते होंगे आपके आजू बाजू में, ठीक है। फिर एनिमल्स एंड स्टोन्स, मतलब पत्थर। एनिमल्स मीन्स जानवर, स्टोन्स मीन्स पत्थर, ठीक है। इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि ड्रॉप ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, पानी की बूंदे, पानी की बूंदे। और अ पार्टिकल्स ऑफ सैंड, यानी कि सैंड का पार्टिकल जो छोटे छोटे होते हैं, सैंड में छोटे छोटे होते हैं, वो पार्टिकल होते हैं, ठीक है। सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट? मैटर हैं। तो क्या है, एक बार और समझ लेते हैं। जो हम लोग सांस लेते हैं, जो खाते हैं, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, स्टोन्स, और फिर स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि पानी की बूंदें, ठीक है। और पार्टिकल ऑफ सैंड, यानी कि सैंड का पार्टिकल। और ये सारी चीजें, एवरीथिंग इज क्या है, मैटर है। ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट? ये मैटर है। तो मैंने फर्स्ट वाला का डेफिनेशन और एग्जांपल के सहित मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड नंबर वाले आपको कहीं ना कहीं दिखाई देते होंगे इस तरीके से लिखे हुए मैटर के बारे में, तो उसके बारे में हम अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं। देख लीजिए सेकंड नंबर का मैटर, all the things mentioned, जो हम लोग मेंशन करते हैं ना किसी चीजों से बनाए जाते हैं, mentioned about, above, mentioned above occupies a space। क्या है? occupy space, यानी कि जिसमें खाली जगह हो। they have mass, जिसमें मास हो। and वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम हो। अब हम समझ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब किसी ना किसी में खाली जगह होते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस होते हैं। मास का मतलब जिसमें वजन हो, जिसमें वजन हो। और वॉल्यूम का मतलब जितना वो स्थान घेरता हो, ठीक है। आप मान लीजिए एक आप वुड ले लीजिए, मतलब लकड़ी, तो उस लकड़ी में क्या होते हैं स्टूडेंट? ऑक्यूपाई स्पेस भी होते हैं, यानी कि उसमें भी ऑक्यूपाई स्पेस होते हैं, ठीक है। और फिर उसमें मास भी होता है, यानी कि उसमें वजन भी होते हैं, और उसमें वॉल्यूम भी होते हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि खाली जगह हो, और मास का मतलब उसमें मास हो, यानी कि उसमें वजन हो। और फिर उसमें वॉल्यूम, यानी कि वो जितना स्थान या जगह घेरता हो, डेट इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि ये स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए आप, जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान दीजिए। जैसे कि ये किताब है, यस, ये यहाँ से यहाँ तक ये स्थान घेर लिया, तो ये क्या हो गया? इसका वॉल्यूम हो गया। तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? मैटर कहते हैं। तो डेफिनेशन हम 2 बता चुके हैं आपको मैटर का। अब चलते हैं डेफिनेशन नंबर 3 हम लोग समझते हैं बढ़िया से और अच्छे तरीके से समझते हैं मैटर के बारे में। डेफिनेशन नंबर 3 क्या है मैटर के बारे में? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई ए स्पेस, ठीक है। जितने भी चीजें, एनीथिंग, कुछ भी चीजें जिसमें ऑक्यूपाई स्पेस हो, यानी कि जिसमें खाली जगह हो, खाली स्थान हो, एंड हैज मास, जिसमें मास हो, इज कॉल्ड मैटर। उसे भी हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो इसमें वॉल्यूम है, इसमें 2 चीजें ही हैं, इसमें 3 चीजें हैं। इसमें है ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, मास एंड वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड मैटर। और इस डेफिनेशन में क्या है? ऑक्यूपाई स्पेस, मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो ये आप स्टूडेंट, ये 3 डेफिनेशन है ऑफ मैटर का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हो, कोई टीचर गलत नहीं कहेगा। डेफिनेटली जितने भी हैं सारे सही हैं, सारे अपने जगह पर सही हैं और बेहतरीन है। मैं तो कहूँगा कि ये बेहतरीन बहुत अच्छा है आपके लिए।
मैं कहूँगा यह भी अच्छा है, शॉर्ट में है, इससे भी शॉर्ट में ये भी है, तो ये भी अच्छा है। तो तीनों अच्छे हैं स्टूडेंट, आप याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको मैटर के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है इसमें? स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस ये होते हैं, तो इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और फिर इसमें हम ये भी बात करेंगे कि जैसे कि वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं? बॉइलिंग होने लगते हैं। और सॉलिड यानी कि आइस यानी कि बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर बन जाते हैं, इसके बारे में अब हम लोग बातचीत करेंगे। और फिर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग ये सब के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, आप इसको बेहतरीन तरीके से आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें क्या करें आपसे, स्टेट ऑफ मैटर। तो अब हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं स्टूडेंट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 फॉर्म में होते हैं स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉलिड में जो होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या बन जाता है स्टूडेंट? सॉलिड हो जाते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? आइस कहते हैं। ठीक है, बर्फ बन जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी को रखा जाए अगर फ्रीज में या कहीं भी, ठीक है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर होंगे तो वो क्या बन जाएंगे? सॉलिड हो जाएंगे वाटर। और सॉलिड होकर क्या बन जाएंगे? वो आइस का फॉर्म ले लेंगे, यानी कि वो बर्फ बन जाएंगे। तो याद रखिएगा। और लिक्विड में देख लीजिए एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाते हैं? वाटर लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, जो हम लोग पानी पीते हैं। ओके, आगे आपको समझ में? हमें पूरा उम्मीद है कि आपको पूरा 100% समझ में आ रहा है स्टूडेंट। कमेंट्स में बताया भी कीजिए। ठीक है, और गैस के बारे में देख लीजिए एट 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। क्या स्टूडेंट? 100 डिग्री सेल्सियस, ये 25 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं स्टूडेंट? वाटर इज गैसियस स्टेट, यानी कि गैसियस स्टेट में हो जाते हैं। ठीक है, और फिर स्टीम हो जाते हैं। देखो ना, अब पानी अगर आप अपने गैस पर रखते हो, वाटर रखते हो, तो पानी क्या हो जाता है? बॉइलिंग होकर स्टीम में हो जाता है। तो वो क्या हो जाते हैं? जब वाटर जब बॉइलिंग होने लगते हैं स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में हो जाते हैं, यानी कि वो स्टीम के फॉर्म में निकलने लगते हैं। ठीक है, स्टीम देखे हो ना, फिर भाप निकलने लगते हैं उसमें से। ठीक है, स्टीम के फॉर्म में होते हैं। और जब वो स्टीम के फॉर्म में होते हैं तो वाटर बॉइलिंग भी करने लगता है। ठीक है, उबलने लगता है वाटर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? गैस के फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं? वाटर बॉइलिंग होते हैं और वो स्टीम का फॉर्म ले लेते हैं। और 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। और तीसरा है स्टूडेंट आपके लिए जो सॉलिड है, वो किसके? सॉलिड है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या हो जाते हैं? सॉलिड हो जाते हैं, यानी कि बर्फ बन जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको इतना बता दिया। अब देख लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर, ये ट्रायंगल के नाम से आप लोगों ने अपने बुक में देखा होगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको भेजे में दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जाए। तो चलिए हम स्टूडेंट शुरू करते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, हमारे लिए और आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए हम लोग इसको चलते हैं समझते हैं इसमें क्या है स्टूडेंट। देख लीजिए, जब सॉलिड से लिक्विड में जब कोई चीज बनते हैं तो वो मेल्टिंग हो जाते हैं। यानी कि आप आइस देखे हो, बर्फ सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो जब पिघल जाते हैं, जब मेल्टिंग होते हैं, तो वो किस फॉर्म में हो जाते हैं? लिक्विड के फॉर्म में हो जाते हैं। ओके, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? और लिक्विड को जो चीजें हैं जैसे कि वाटर, अगर वाटर हम सॉलिड के फॉर्म में हो जाते हैं, कब सॉलिड के फॉर्म में होंगे? फ्रिज में रख दीजिए आप। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रख दीजिए आप। जब लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बन जाते हैं? वो फ्रीजिंग हो जाते हैं, यानी कि जम जाते हैं वो। ठीक है, तो याद रखिएगा, सॉलिड से लिक्विड में बनना मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में बनना को क्या कहते हैं स्टूडेंट? फ्रीजिंग कहते हैं। अब हम लोग फिर एक और समझ लेते हैं, सॉलिड से गैस में बनने को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में बनने को क्या कहते हैं?
सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, और फिर गैस से सॉलिड में बनने को क्या कहते हैं स्टूडेंट? सब्लिमेशन कहते हैं। दोनों में एक सब्लिमेशन होता है, गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड, दोनों में क्या होते हैं? सब्लिमेशन होते हैं। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, सॉलिड से गैस में क्या बनते हैं? कोई चीजें हैं तो वो क्या होते हैं स्टूडेंट? सॉलिड से गैस में कपूर, आप लोग नाम सुने हो शायद, ठीक है, वो सॉलिड से गैस में बन जाते हैं। और ये होते हैं क्या होते हैं जो कपड़े में डाले जाते हैं? नेपथैलिन शायद होते हैं, वो याद नहीं आ रहा है, जो कपड़े में रखे जाते हैं। ठीक है, बक्से वगैरह में रख दीजिए तो उसमें क्या हो जाते हैं? कपड़े में, मतलब कपड़े से बदबू नहीं निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं? इना, कैसे पता नहीं नाम है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? वो भी सॉलिड के फॉर्म में होता है, लेकिन आप उसको अगर थोड़ी देर ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो वो ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से गायब हो जाते हैं। ठीक है, या हम अपने नाले वाले के पास रख देते हैं, या जहाँ फेस वॉश करते हैं तो वहाँ एक रख देते हैं ताकि मतलब बदबू नहीं आए। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉलिड से गैस में बनने को सब्लिमेशन या गैस टू सॉलिड में बनने को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। दोनों में क्या होते हैं? सब्लिमेशन होते हैं। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं स्टूडेंट, ये थर्ड वाला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिक्विड से गैस में बनने को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। लिक्विड से गैस में बनने को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। और फिर गैस से लिक्विड में बनने को क्या कहते हैं स्टूडेंट? कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कंडेंसेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमें उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया है, जो हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताए हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के फॉर्म में 0 डिग्री पर हमारे क्या बन जाते हैं? आइस बन जाते हैं, बर्फ बन जाता है, वाटर बर्फ बन जाते हैं। और 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉइलिंग होते हैं, उसमें से स्टीम निकलने लगता है। ओके स्टूडेंट, और इसके बारे में भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में बनने को क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। और लिक्विड से सॉलिड में बनने को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। और लिक्विड से गैस में बनने को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। और गैस से लिक्विड में बनने को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। और सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में बनने को क्या कहते हैं स्टूडेंट? इन दोनों में हम सब्लिमेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमें उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपको बताया हूँ आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, वो क्या है? मोलिकुलर मास के बारे में अब हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि हाउ टू मोलिकुलर मास ऑफ एनी कंपाउंड एलिमेंट। तो चलते हैं हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पर मोलिकुलर मास कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में समझ लेते हैं। और फिर इसी पर 4th नंबर में है फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी, इसके बारे में भी हम लोग 4th नंबर में बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, तो मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसके बारे में हम लोग को क्या निकालना है स्टूडेंट? मोलिकुलर मास फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके मोलिकुलर मास फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। तो नंबर 1 में क्या है स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या निकालना है स्टूडेंट? मोलिकुलर मास हमें निकालना है। तो याद रखिए स्टूडेंट, हम जो ट्रिक से आपको बता रहे हैं वो बहुत स्मॉलेस्ट ट्रिक है और सबसे बढ़िया है। ना ज़्यादा लंबा होगा ना ज़्यादा छोटा होगा, आसानी के साथ आप कर दीजिएगा, बहुत आसानी के साथ बताएंगे, बहुत इजी तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? मोलिकुलर मास निकालना है। तो याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ कार्बन कितने हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी जब दिखाई नहीं दे रहे हैं तो यहाँ 1 है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट? 1 है, तो 1 लिखेंगे, इंटू देंगे। और कार्बन का क्या होता है? मास नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 12। तो यहाँ हम लिख देंगे 12 प्लस ऑक्सीजन क्या है इसमें? कितने हैं? 2 है ऑक्सीजन, तो 2 लिखेंगे और फिर इंटू देंगे। और ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है? 16, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होते हैं, तो मास नंबर क्या हो जाएंगे? 16। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 16। अब इसे हमें क्या करना होगा? अब इसे मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ प्लस क्यों लग रहे हैं? क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट है। अगर 3 एलिमेंट होता तो एक और प्लस लगता, 4 एलिमेंट होता तो एक और प्लस लगता, और सारे को मल्टीप्लाई करके हम प्लस कर देते तो हमारा मोलिकुलर मास निकल जाएगा। तो मोलिकुलर मास मीन्स क्या होता है? मोलिकुलर मास का मतलब ये होता है कि सम ऑफ ऑल
sum of all mass number of the each of the element, sum of all mass number of the element। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है, यानी कि 12 1 12 प्लस 16 2 32। अब इसे हमें प्लस कर देना है, बस आ गया 2 और 2 4 3 और 1 4 बन गया मोलिकुलर मास। लेकिन एक और कंडीशन है, ये जो लिखते हैं मोलिकुलर मास, इसको हम क्या बोलते हैं, 44U लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसको हम कहते क्या हैं, इसको हम कहते हैं यू को यूनिफाइड मास कहते हैं, याद रखिएगा, यूनिफाइड मास कहते हैं, ठीक है, MASS मास। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मैंने फर्स्ट नंबर करके दिखा दिया कि हाउ टू कि हम मास नंबर कैसे फाइंड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास। हम आपको फर्स्ट नंबर मोलिकुलर मास निकालकर दिखा दिया, ठीक है स्टूडेंट, दिखा दिए फर्स्ट नंबर मोलिकुलर मास निकाल के। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर का मोलिकुलर मास निकालते हैं, ये कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, H2O मीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, वाटर। तो अब देख लीजिए स्टूडेंट, इसमें दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कॉम्बिनेशन किए हैं तो क्या बना हुआ है, वाटर बना हुआ है। तो अब हमें इन दोनों को लिखना होगा, यानी कि एक प्लस तो लगेंगे ही लगेंगे बीच में, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट, तो 2 हैं इंटू, और हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है बताइए। तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है स्टूडेंट, ओके। और यहाँ फिर हम प्लस लिखेंगे, और फिर ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिखेंगे, इंटू देंगे, और ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है स्टूडेंट, अभी लिखा हूं मैं 16, तो यहाँ 16 लिखेंगे स्टूडेंट, ओके। समझ में आ गया। अब देखते हैं फिर, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। तो 2 1 2 प्लस 16 1 16, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 18 यूनिफाइड मास आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी मैंने आपको मोलिकुलर मास फाइंड करके बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हम इसे रफ कर देते हैं, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से। मेरे अपनों ने मुझे है बुलाया, मेरे अपनों ने मुझे है बुलाया, चले अब चले। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसमें करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब इसमें कितने एलिमेंट्स नेम है, कितने एलिमेंट है, 3। कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, जब ये तीनों कॉम्बिनेशन किए हैं तो क्या बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इन तीनों में से हमें सबका मल्टीप्लाई करके प्लस करना होगा जब मेरा मोलिकुलर मास निकलेगा। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं। कैल्शियम कितने हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू कैल्शियम का मास नंबर क्या होता है स्टूडेंट, 40, प्लस कार्बन कितने हैं स्टूडेंट, कुछ नहीं है तो 1 है, इंटू कार्बन का मास नंबर क्या होता है 12, तो 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट 3, देख लीजिए, इंटू ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन का होते हैं 16, हो गया। अब ये सारे को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो 41 40 प्लस 12 12 प्लस 16 3 48, हो गया। अब देख लीजिए स्टूडेंट, अब ये सब को जोड़ दीजिए, 0 2 2 और 18 का 0 कैरी 1, और फिर 4 1 5 और 4 9 और कैरी 1 10, 100 यूनिफाइड मास। यही आपका हो गया स्टूडेंट आंसर। आ गया समझ में। इसी तरीके से आपको करना होगा। पढ़ाई को बोझ मत समझो, पढ़ाई बहुत अच्छा चीज है, ये आपको इकट्ठा करके रखेगा, ये आपको कभी भी जुदा नहीं करेगा। लड़कियां धोखा दे देंगी, लेकिन लड़के धोखा दे देंगे, लेकिन कभी ये पढ़ाई कभी धोखा नहीं देने वाला है। जब भी आप टेंशन में पड़ो ना फिर, और ये लड़की और लड़के के मामले से निकलो यार, ये सब बहुत ही सब पुराने बात हो गए, ठीक है, निकलो। और जब भी अगर दिन अगर किसी से अगर आप फीलिंग कर रहे हो, लग रहा है, ठीक है, तो पता है क्या करें, आपके लिए सबसे एक बेहतर दोस्त है जो कभी साथ नहीं छोड़ने वाला है, वो है स्टडी। आप स्टडी में लग जाओ, आप इस तरीके से स्टडी में टूट पड़ो
पढ़ाई पर इस तरीके से आप खड़े हो जाओ, इस तरीके से अटल हो जाओ कि टेंशन छू के निकल जाए, टक से निकल जाए, टेंशन टक से निकल जाए। इस तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है स्टूडेंट। तो जिंदगी में तो कभी ना कभी इस तरीके से मौके आते हैं, और सब के आते हैं, लड़के और लड़कियों के। क्या किया जाए, ये तो उम्र होता है, ठीक है। लेकिन हमें संभल कर रहना चाहिए, ठीक है। हमें इस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा टारगेट क्या है जिंदगी में, सब तो हो ही जाएंगे, एज के हिसाब से सारे हो जाएंगे, लेकिन अभी आप स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। यही सबसे बड़ा है ताकत, और सबसे बड़ा यही है प्यार, जो आपको पढ़ाई जोड़ के रखेगा, कभी भी आपसे जुदा नहीं होने देगा। आप बुरा ना मानो तो आप पढ़ के देख लो। अगर आप किसी के चिंता कर रहे हो, परेशान हो, ठीक है, किसी भी लड़का लड़की से, तो आप पढ़ाई करके देख लो, बहुत दिल को सुकून मिलेगा। लगेगा कि जैसे कि हम बहुत पहले रात और दिन याद करते थे, अब तो उससे लगेगा कि अगर आप 2 दिन तक पढ़ाई करोगे तो दिमाग से भी निकल जाएगा, टक से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं कि इसका मोलिकुलर मास हम कैसे फाइंड करेंगे। अब इसको बता देते हैं। 4th नंबर में क्या है स्टूडेंट, H2SO4, ठीक है, H2SO4। अब इसका हमें निकालना है, तो यहां देख लीजिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है स्टूडेंट, 1, प्लस सल्फर कितने हैं स्टूडेंट, कुछ नहीं है, तो 1 इंटू सल्फर का मास नंबर क्या होता है स्टूडेंट, तो 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट, 4 हैं, इंटू और ऑक्सीजन का मास नंबर कितने होते हैं स्टूडेंट, 16। आ गया समझ में। अब सबको मल्टीप्लाई करके आप प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए, 2 1 जा 2 प्लस 32 1 जा 32 प्लस 16 4 जा 64। अब ये सारे को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए, 2 और 2 4 और 4 8, 3 और 6 9, 98 यूनिफाइड मास आपका हो गया स्टूडेंट आंसर, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया। अब चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए आप इसे। किसके गले से तेरे दिल लग जाए, मेरा घर का पता तो यहाँ बच्चे बच्चे जानता ओ मत। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं स्टूडेंट, जो काफी अच्छा है और बढ़िया है। आप ध्यान से देखिए, हम इसका मोलिकुलर मास कैसे फाइंड। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है स्टूडेंट, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब इसका हमें निकालना है। देख लीजिए कितना आसान है ये, बहुत यार, बहुत पढ़ाई करो दबा के, मजा आ जाएगा। तो मैग्नीशियम कितने हैं, 1 इंटू मैग्नीशियम का मास नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट बताइए। तो मैग्नीशियम क्या होते हैं, 12 टू 24 होते हैं। प्लस लिखेंगे, फिर मैग्नीशियम का 12 होगा तो मास नंबर 24 हो जाएंगे। प्लस क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, इंटू क्लोरीन का मास नंबर क्या होता है, थोड़े अलग होते हैं सबसे, 35.5 होता है। कहा ना, सबसे अलग होते हैं क्लोरीन का मास नंबर, 35.5 होते हैं, याद रखिएगा। अब सारे को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 24 1 जा 24 प्लस 35.5 2 जा कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 71। ओके, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 71 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5, 7 2 और 7 9, यानी कि 95 यूनिफाइड मास हो जाएंगे स्टूडेंट आंसर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट 5 नंबर भी मैंने मोलिकुलर मास फाइंड करके बता दिया। आप इसी तरीके से अलॉट ऑफ मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हो, जो आपके किताब में एनसीईआरटी में दे रखे हैं। बस शर्ते इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, मास नंबर याद होना चाहिए। बस मास नंबर याद हो जाएगा तो आपको आराम से ये हो जाएगा काम, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या करें आपसे, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी सीएनजी का हमें क्या निकालना है, क्या हमें लिखना है स्टूडेंट, फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एलपीजी, तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके स्टूडेंट, आगे समझ में। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड एंड फॉर नेचुरल और जी फॉर गैस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट मैंने दोनों आपको करके बता दिया, एलपीजी और सीएनजी का फुल फॉर्म मैंने आपको लिख के दिखा दिया। ओके स्टूडेंट, आप अपने कॉपी में ये सारे लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होते हैं। अब इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे, ताकि आपके भेजे में दिमाग में अच्छे तरीके से। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपसे क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके बारे में स्टूडेंट हम लोग बढ़िया से और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, जो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हम थोड़ा सा बेहतरीन, थोड़ा सा नोटिस के तौर पर लिख लिए हैं, ठीक है, जो आपको आगे को समझने में परेशानी नहीं होगा और आप अच्छे से जान सकिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, ठीक है, इसको किसने वो किया था, केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको डिस्कवर किया था। तो इसको किया था स्टूडेंट एंटोइन लवाइजियर ने। क्या किसने, एंटोइन लवाइजियर ने किया था, ठीक है। तो अब देख लीजिए, थोड़ा सा और आगे को बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लवाइजियर इन 1774। कब स्टूडेंट, 1774। ओके स्टूडेंट, आगे समझ में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लवाइजियर इन 1774 में, ठीक है। लवाइजियर ने केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये बताया था। अब क्या बताया था हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कि ध्यान दीजिए यहाँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के नाम से भी इसको जानते हैं। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। आपको याद हो गया, समझ में आ गया। तो अब मेरा 5 नंबर का यहां से मेरा डेफिनेशन स्टार्ट होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसको कहते हैं। आप यहां ध्यान दीजिए, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, दैट इन अ केमिकल रिएक्शन, क्या स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स किसको कहते हैं, प्रोडक्ट्स सारे बताएंगे, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और केमिकल रिएक्शन। अब इस तीनों के बारे में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट मिला, ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो क्या बना रहा है स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, और फिर क्या बना रहा है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ओके स्टूडेंट, अब इसमें देख लीजिए स्टूडेंट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट कितने हैं, 100 ग्राम है मान लीजिए। जब कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है, ठीक है। अब इक्वल का मतलब, इसका मतलब बता रहा हूं मैं आपको, इक्वल टू का मतलब ये होते हैं, इसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये एरो के इस साइड ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्टेंट्स हैं, और ये जो दो बन रहे हैं ना, फिर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ये आप याद रखिएगा। तो जितने हमारे रिएक्टेंट्स हैं उतना ही हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम का है, और जब इसको हीट मिला केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो ये क्या बना रहा है स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, जो कितने ग्राम का है, 56 ग्राम का हो रहा है, और फिर कैल्शियम और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जो कितने ग्राम का है स्टूडेंट, 44 ग्राम। अब आप दोनों को जोड़िएगा तो 100 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, दोनों को जोड़िएगा तो 100 ग्राम हो जाएंगे। आगे समझ में। तो अब आप याद रखिएगा मेन कि इसमें हम रिएक्टेंट्स किसको कहते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और ये जो दो बनते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, रिएक्टेंट्स 100 ग्राम का है और प्रोडक्ट्स भी 100 ग्राम का ही बनाएंगे, भले ही कुछ और बना ले, लेकिन 100 ग्राम का बनाएंगे, 100 ग्राम का ही बनाएंगे। तो हम उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये क्या हो रहा है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहेंगे, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहेंगे। और इसको किसने डिस्कवर किया था स्टूडेंट,
लवाइजियर ने किया था। कब किया था? तो 1774 में किया था। तो स्टूडेंट इतना तो आपको पता चल गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होते हैं। हम आपको इससे बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं, और आप चाहो तो इस वीडियो को बार बार थोड़ा देख लीजिएगा, स्किप कर करके, आगे पीछे करके, ताकि आपको यह अच्छे तरीके से हमेशा के लिए दिमाग में सेव हो जाए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, एटॉमिसिटी क्या होते हैं, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक 5 तक हम लोग पढ़ लिए थे। स्टूडेंट हम लोग 5 तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, यानी कि एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी के बारे में हम लोग स्टूडेंट बढ़िया से पढ़ते हैं, समझते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट ध्यान से, एटॉमिसिटी में क्या दे रखा है स्टूडेंट कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन molecule of an element is called its atomicity। ठीक है, याद रखिएगा कि the number of atoms present in one molecule of an element is called its atomicity। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटोमिसिटी क्या है? कुछ नहीं है स्टूडेंट, 1 है, तो एटोमिसिटी क्या हो जाएगा? 1। अब H2O हो गया स्टूडेंट, इसका एटोमिसिटी क्या होगा? तो H2 है तो इसका एटोमिसिटी क्या होगा? 2। हाइड्रोजन का 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा एटोमिसिटी। अब मैंने अब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का एटोमिसिटी क्या होगा स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, तो Ca का 1, इसका भी 1 और 1 2 और 3 5 हो जाएगा स्टूडेंट। आ गया समझ में? तो इस तरीके से एटोमिसिटी हम फाइंड करेंगे, और अलॉट ऑफ एटोमिसिटी हम फाइंड, इस डेफिनेशन का मतलब ये है स्टूडेंट, इस डेफिनेशन का मतलब ये है स्टूडेंट। और हम अब टाइप्स ऑफ एटोमिसिटी के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं, अच्छे तरीके से स्टूडेंट हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ एटोमिसिटी। नंबर 1 मोनोएटोमिक, डायएटोमिक, ट्राइएटोमिक, ये टेट्राएटोमिक और ये पॉलीएटोमिक। तो इसके बारे में हम लोग सही से ध्यान से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, कान खोलकर अच्छे से समझ लीजिए। मोनोएटोमिक किसको कहते हैं? जिसमें 1 हो, जिसमें 1 मॉलिक्यूल हो, 1 एटम प्रेजेंट हो, जिसमें 1 एटम प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोएटोमिक। जैसे हाइड्रोजन में क्या है? 1, तो ये मोनोएटोमिक है। ओके, तो यहाँ आर्गन और हीलियम 2 क्या है? मोनोएटोमिक है। डायएटोमिक जिसमें 2 हो, जैसे कि क्या होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओके स्टूडेंट, और हाइड्रोजन, तो ये 2 हो गए इसमें। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? डायएटोमिक कहेंगे। और ट्राइएटोमिक किसको कहेंगे स्टूडेंट? ट्राइएटोमिक किसको कहेंगे? आपको पता है? ट्राइएटोमिक का मतलब होगा जिसमें 3 हो प्रेजेंट, जिसमें 3 एटम्स प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड ट्राइएटोमिक। टेट्राएटोमिक जिसमें 4 एटम प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड टेट्राएटोमिक। जैसे कि P4 दिखाई दे रहा है, 4 है, तो जिसमें 4 एटम प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड टेट्राएटोमिक। और जिसमें पॉलीएटोमिक किसको कहेंगे? जिसमें 4 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीएटोमिक। जैसे कि S8 आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है स्टूडेंट जो मैं टाइप्स ऑफ एटोमिसिटी के बारे में समझा दिया। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर 2-4 कंपाउंड लिखकर और उसका एटोमिसिटी फाइंड करते हैं अच्छे तरीके से, जो आपको क्लियरली दिमाग में हमेशा के लिए घुस जाए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। इसको आप ऐसे कर लीजिए स्टूडेंट, इसको आप राइट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया है स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में राइट कर लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। अभी एटोमिसिटी के कंपाउंड कुछ और बता देता हूँ कि हाउ टू एटोमिसिटी। जैसे कि कोई आदमी कह दिया ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एटोमिसिटी क्या होगा, वाटर का एटोमिसिटी क्या होगा, अलॉट ऑफ थिंग का हम एटोमिसिटी अभी हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो जल्दी से इसी बात पर आप जल्दी से लिख लीजिए और मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, लिख लिए, चलिए शुरू करता हूँ। जाए मेरे घर का पता तो यहाँ बच्चा जानता। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग समझते हैं क्या एटोमिसिटी। ठीक है, कैलकुलेट द एटोमिसिटी, फाइंड द एटोमिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 1 में हो गया स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पर हो गया वाटर, और तीसरे नंबर पर हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और चौथे नंबर पर हो गया स्टूडेंट अमोनिया, और पांचवें नंबर पर हो गया स्टूडेंट CH4। तो ये सब का हमें एटोमिसिटी फाइंड करना है, और ध्यान से
एटोमिसिटी, फाइंड द एटोमिसिटी, यानी कि ये सब का हमें एटोमिसिटी फाइंड करना है स्टूडेंट। अब आप आराम से कान खोलकर सुन लीजिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 इसके एटोमिसिटी हो गए। 2 और 1 कितने हो गए, 3 एटोमिसिटी हो गए। 2 और यहाँ पर 2 और 1, यहाँ 2 ये और फिर 1, 3 और 4 कितने हो गए, 7 एटोमिसिटी हो गए। यहाँ देख लीजिए 1 और 4 5 एटोमिसिटी हो गए। 1 और 4 कितने हो गए, 5 एटोमिसिटी हो गए। तो ये स्टूडेंट ये हमारे एटोमिसिटी ऐसे फाइंड करेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना फिर कि कार्बन डाइऑक्साइड का एटोमिसिटी बताइए, तो इसी तरीके से आप बताइएगा। किसी भी चीज का पूछे या इसमें कोई लिखा हो या नहीं लिखा हो, वो सारे का एटोमिसिटी सभी एटम्स को क्या कर दीजिएगा, आप प्लस कर दीजिएगा। दैट इज कॉल्ड योर एटोमिसिटी अबाउट द क्वेश्चन। ओके, आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो अब आपसे क्या कह रहा है, केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड केमिकल फॉर्मूला। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट, केमिकल फॉर्मूला के बारे में समझते हैं। तो चलिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए स्टूडेंट। यस, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपसे क्या कह रहा है, डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था और न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था। इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान लेते हैं उनका नाम, कि वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। किसने स्टूडेंट, जे थॉमसन। और डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन, ई गोल्डस्टीन। ओके, समझ में आ रहा है आपको। ये हमेशा दिमाग में आप रखिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। मैं जितना आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। डिस्कवर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या है, जेम्स चैडविक। जे का मतलब जेम्स चैडविक। तो डिस्कवर ऑफ न्यूट्रॉन कौन है, जेम्स चैडविक, या जे चैडविक के नाम से भी हम जानते हैं। ओके स्टूडेंट, या बेहतर तो ये होगा कि आप जेम्स चैडविक कहिए। ओके स्टूडेंट, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, आप कान खोलकर सुन लीजिए। हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कैसे फाइंड करेंगे। हम इसके लिए एक अलग सा वीडियो बना रखे हैं, लेकिन अगर यहाँ भी है तो हम यहाँ भी सोल्व करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये ए नंबर में है। तो ए नंबर में आपसे कह रहा है कि प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन कितने होंगे, बताइए स्टूडेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आप एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं यहां लिख देता हूं, हमेशा याद रखिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां अच्छा नहीं होगा, यहां अच्छा नहीं होगा स्टूडेंट, यहां आप ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जितना हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, और इसी को हम एटॉमिक नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट। तो आपसे कह रहा है प्रोटॉन कितने हैं स्टूडेंट, बताइए स्टूडेंट, प्रोटॉन कितने हैं इसमें। तो मैं क्या कहूं आपसे कि प्रोटॉन बराबर है एटॉमिक नंबर के, और ये इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर कहते हैं। यही तो एटॉमिक नंबर है, और जो एटॉमिक नंबर है यही हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं स्टूडेंट, यानी कि एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो एटॉमिक नंबर कितने हैं, 17। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 17 आ गया, प्रोटॉन हो गया। अब क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही हमारे क्या है, एटॉमिक नंबर भी है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, 17 हो गया आंसर। अब क्या है स्टूडेंट, न्यूट्रॉन क्या है फाइंड करने के लिए। तो न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन का मतलब होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है स्टूडेंट, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ओके,
एटॉमिक नंबर। अगर शॉर्ट में बोले कि जब भी आपसे क्या है न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए, तो आप ऊपर वाले में से नीचे को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मास नंबर क्या है हमारे 35 न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या है स्टूडेंट 35 माइनस लगा हुआ एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट 17। तो 17 अब घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 35 में से हम 17 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 18, और यही आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे। आ गया समझ में। अब बी नंबर वाले हम लोग समझ लेते हैं। बी नंबर वाले कहा ऊपर बना देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बी नंबर वाले हम ऊपर बना देते हैं, आप इसको याद रख या आप इसे कॉपी में अपने लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बी नंबर वाले ऊपर में ही सॉल्व करेंगे। यहां देख लीजिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, क्वेश्चन नंबर बी हम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, आप खुद बता दीजिएगा। प्रोटॉन कितने हैं स्टूडेंट, तो प्रोटॉन किसके बराबर है, प्रोटॉन किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर है, और एटॉमिक नंबर कितने हैं 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे किसी के बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, और एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो वो भी हमारे कितने हैं 11 है। लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट, तो न्यूट्रॉन को हम कैसे घटाएंगे, मास नंबर में से हमें एटॉमिक नंबर को घटा देना है, यानी कि मास नंबर कितने हैं स्टूडेंट 23 में से आप 11 को घटा दीजिए तो कितने बचेंगे स्टूडेंट 12, ठीक है 12 बचेंगे स्टूडेंट। और यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन का आंसर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का आंसर हो गया, और ये न्यूट्रॉन का आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ये बी नंबर वाला मैं किया हूं, यानी कि ये वाला किया हूं मैं। यहां से ध्यान से देख लीजिए क्या है, सोडियम 23 और फिर 11, इसका मैं किया हूं। ओके स्टूडेंट, मैं इसी का निकाला हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट। आपको समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से बातचीत कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं। रख कर दो स्टूडेंट, आप अपने कॉपी में जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही आप लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत करता हूं स्टूडेंट जब आपके लिए वीडियो बनता है। एक वीडियो बनाने में, यानी कि आधे घंटे का वीडियो बनाने में समझिए कि 6-7 घंटे का मुझे मेहनत करना पड़ता है। सभी यूट्यूबर ऐसा ही करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो वॉचिंग बढ़िया से कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियोस जितने भी हैं वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं क्वेश्चन पर हम लोग 10 समझ लेते हैं। आपसे इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं स्टूडेंट, KLMN, ये हमारे क्या है स्टूडेंट शेल के नाम है। ये क्या है स्टूडेंट हमारे शेल है, ठीक है। जो इस तरीके से होते हैं ना, न्यूक्लियस है, इसमें K होंगे, ये L होते हैं, ये M होते हैं, और ये बड़ा सा N हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे नाम हैं। तो अब हमें इसी में क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, यहाँ आप ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का क्या होता है स्टूडेंट 12, और एल्यूमिनियम के कितने होते हैं स्टूडेंट 13। अब इन तीनों के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं स्टूडेंट, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले सोडियम का निकालते हैं, एटॉमिक नंबर 11 होते हैं, ठीक है। तो के में कितने होंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2, ठीक है। तो सोडियम का सबसे पहले समझ लेते हैं, एटॉमिक नंबर 11 होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जब सोडियम का 11 होते हैं तो के में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के में नहीं रह सकते, याद रखिएगा। और एल में कितने 8, तो 2 और 8 कितने हो गए 10 हो गए। तो बचे कितने और ऐड करेंगे कि 11 होगा, तो 1। तो यही आपका हो गया स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ओके, समझ में आ गया। अब समझते हैं मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का क्या होगा स्टूडेंट 12 होता है, तो इसके लिए क्या होंगे KLMN होंगे। तो K में 2 होंगे, L में 8, 2 और 8 10, तो कितने और ऐड करेंगे कि 12 होगा, तो 2। तो यही हमारे हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। अब है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का कितने होते हैं 13, तो K में कितने होंगे स्टूडेंट KLMN है ये, तो K में कितने होंगे 2 होंगे, तो M में कितने होंगे स्टूडेंट
8, तो 2 और 8 कितने हो गए स्टूडेंट? 10 हो गए। तो बचे कितने और ऐड करेंगे कि 13 होगा? तो 10 और 3 13। तो ये स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रोनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम हो गया स्टूडेंट। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, आपको पूरा समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर कोई कहीं से भी गलती हो गया हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है, या वॉइस में प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो स्टूडेंट। ओके, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं स्टूडेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।